On behalf of my school and all the students, ma'am, I welcome you. Thank you, ma'am. बच्चों, इस साल होने वाली बोर्ड की परीक्षाएं एक ऐसे समय में होने जा रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। हर साल आपके एग्जाम्स मार्च के महीने में होते रहे हैं और इस साल आप अपने एग्जाम्स मई के मंथ में देने वाले हैं। आज से कभी इससे पहले कभी बोर्ड के एग्जाम्स को लेकर ऐसा डाउट नहीं रहा, ऐसा कोई संशय नहीं रहा बच्चों को कि हमें अपने एग्जाम्स कब देने हैं, किस तरीके से ये एग्जाम होंगे। आप सब बच्चों ने पूरे साल अपनी तैयारी ऑनलाइन की है और आप अब अपने एग्जाम्स ऑफलाइन देने वाले हैं। ऑनलाइन क्लासेस करते वक्त आप लोगों ने बहुत परेशानी को झेला। कभी इंटरनेट इश्यू था, कभी हैवी कंजेशन था, जिसकी वजह से आप लोग अपनी क्लासेस को रेगुलर रखने में बहुत मेहनत करते रहे। और जो पढ़ाई आप अपनी क्लास में ऑफलाइन अपने टीचर्स के साथ करते थे, वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते थे उस तरीके से, लेकिन आप बच्चों ने और सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत की और आपने अपने इस समय को बहुत अच्छे से यूज किया। लेकिन फिर भी आप बच्चों में बहुत ज्यादा हम देखते हैं तनाव है एग्जाम्स को लेकर। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे बोर्ड की परीक्षाएं बिना किसी टेंशन के दें, और इसके लिए हम आपके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, आपके लिए कई वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए ऑनलाइन एक परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं, जो देश की जानी मानी पत्रकार मिस प्रमिला दीक्षित जी आज आपको संबोधित करेंगी। मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि प्रमिला जी आज तक चैनल में स्टार रिपोर्टर रही हैं। दिल्ली में हुए निर्भया कांड के दौरान इनके द्वारा की गई रिपोर्टिंग आज भी न्यूज जगत में मील का पत्थर मानी जाती है। रेडियो प्रेजेंटर के रूप में प्रमिला जी की दूसरी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। एक लेखक के रूप में समाज के ज्वलंत मुद्दों पर इनकी पकड़ iShop.com पे आप लोग देख सकते हैं। प्रमिला जी एक संवेदनशील कवयित्री भी है। विशेष रूप से लॉकडाउन के दौरान लिखी गई उनकी कविताओं ने निराशा के इस माहौल में एकाकीपन को भरने का रास्ता दिखाया है। प्रमिला जी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी प्रमिला जी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ और उनसे अनुरोध है कि वो हमारे स्कूल के छात्रों को संबोधित करें। धन्यवाद रश्मि जी। जितनी आपने तारीफ कर दी, मुझे लगता है वो थोड़ा ज्यादा है। रश्मि जी, सबसे पहले तो आपका और अनुराग जी आपका धन्यवाद इस चर्चा में शामिल करने के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं, अब आज आपने मुझे मौका दिया उनको सिखाने का, लेकिन मुझे लगता है वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और जैसा कि हमारी चर्चा का विषय है कि जो स्ट्रेस है एग्जाम का, वो भी इस वक्त में कोविड के दौरान, तो उससे दूर भगाने के लिए क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है सबसे पहली चीज क्या करना चाहिए वही जो हम कर रहे हैं। इससे बड़ा उसका समाधान कोई नहीं है, चर्चा। और बच्चे अभी तो छोटे हैं, लेकिन जब बड़े होंगे धीरे धीरे हम आप समझ सकते हैं कि हर चीज का हल जो है वो बातचीत नहीं है, चर्चा से ही निकलता है। और जहां तक बात है इस वक्त की, तो ये पीरियड इसलिए अलग है क्योंकि पिछले एक साल में बच्चों के लिए तो क्या ही, हम बड़े बड़ों के लिए बहुत ऐसा वक्त रहा है जो किसी ने कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं। इस तरह की परिस्थितियां आएंगी कि ऐसा हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, स्कूल बंद हो जाएंगे। मतलब ये बच्चों की तभी तमन्ना होती है, लेकिन अब वो बच्चे खुलकर कहने लगे स्कूल कब खुलेंगे। तो हमने बहुत ही उल्टा वक्त देख लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों के लिए अब जो बीत गया है वो वक्त ज्यादा मुश्किल रहा होगा। हालांकि उसमें भी उन्होंने अपने हल निकाल लिए होंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी, मुश्किल होता है, इंटरनेट इश्यूज होते हैं, लेकिन जो बच्चे उसमें हुनर हासिल कर लेते हैं, दे नो कि एक तरफ यूट्यूब और एक तरफ क्लास कैसे चलानी है। लेकिन वो सब अब पीछे की बात हो गई। अब आपको, क्योंकि एग्जाम आपके ऑफलाइन होंगे,
तो उसमें वही आपका बेसिक फॉर्मूला आपके लिए काम आएगा, क्योंकि जो आप करना जानते हैं, आप लिखना जानते हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, और बच्चों को बहुत कुछ नहीं करना है, उन्हें सिर्फ पढ़ना है। माँ बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? सिर्फ पढ़े। वो आपसे घर के काम नहीं कराना चाहते, वो आपसे कोई बाहर का काम नहीं कराना चाहते, वो आपसे कोई बहुत अलग तरह की ख्वाहिश नहीं रखते हैं, आपसे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की उम्मीद करते हैं, इसलिए सिर्फ आपको पढ़ना है। तो जहां तक उसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अगर समझाऊं बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, जो एक सबसे बड़ी चुनौती अब आपके सामने आ सकती वो ये कि पिछले 1 साल में हो सकता है हमारी राइटिंग स्पीड कम हो गई हो, क्योंकि लिखना और ये जब हम लोग बड़े हो जाते हैं हमारी टाइपिंग स्पीड तो बढ़ जाती है, लेकिन हमारी राइटिंग स्पीड बहुत घट जाती है, तो उस पे काम करना है। और अब चूंकि बस एग्जाम आपके पास है, तो अब आपको टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊं कि एक तो सबसे बड़ी बात कि ये एक ऐसा वक्त है कि स्ट्रेस बच्चों सिर्फ आप पर नहीं है, जो एग्जाम कराने वाले हैं उन पर भी पूरा स्ट्रेस होगा, टीचर्स पर भी स्ट्रेस होगा। तो आपका स्ट्रेस कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है। आप इस एज में हो जहां आप कुछ बहुत अच्छे से सब कुछ कर सकते हो, तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है। और वो रिवाइज इस तरह करना है कि आप जितने एग्जाम हैं आपके, जो जो सब्जेक्ट हैं और जितने दिन बचे हैं, उसको उसमें डिवाइड कर लीजिए, दिन में डिवाइड कर लीजिए, हफ्तों में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद और धीरे धीरे करके जब आप उसको दिन में डिवाइड करेंगे, तो कुछ घंटे इस चैप्टर के लिए इतने घंटे, इस चैप्टर के लिए इतने घंटे रिवाइज कर लीजिए। और रिवाइज करने के बाद आप प्रैक्टिस करिए, खुद को ही आप चैलेंज करिए कि मैं ये सवाल इतनी देर में हल करके दिखाता हूँ। 3 घंटे का मान लीजिए एग्जाम है, तो वो मॉक ड्रिल जिसे हम कहते हैं। और अल्टीमेटली ये सब कुछ जो होता है वो आपको, कोई ऐसा नहीं है एग्जाम है सब्जेक्ट है, हम अल्टीमेटली आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। जीवन में कभी इस तरह की चुनौती आ सकती है कि आपको एक सिचुएशन दी गई है, इतनी देर में ये काम करना है, तो ये जो एग्जाम है ना, आप अपना विषय तो सीखते हैं ही, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा गोल है, जो हम आध्यात्म की बात करें या संस्कृति की बात करें, अल्टीमेटली आपको जीवन के लिए तैयार करना है। तो आप उस हिसाब से भी समझे कि आप कैसे उस चीजों से निकल सकते हैं। तो एक 3 घंटे के एग्जाम के लिए आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको ये सीखना है। पढ़ाई करें, रिवाइज करें, पॉइंटर्स बनाएं, और जिसकी तैयारी हो ना, सबसे बड़ी बात, उसको स्ट्रेस नहीं होता है पढ़ाई करने वाले को, क्योंकि अब ये है कि बस जो आप ऑनलाइन करते थे अब आपको ऑफलाइन करना है। लिखने की आदत को आप दोबारा करें, और लिखने की आदत को इसलिए रिवाइज करना है क्योंकि अभी जो भी छूट गया है, लेकिन अब आपको 3 घंटे का पेपर होगा, तो 1 2 3 4 मान लीजिए 10 सवाल है, तो आप हर सवाल के जवाब के लिए एक तय वक्त देख लीजिए कि कितने वक्त में आपको वो आंसर लिखना होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पॉजिटिव माइंड के साथ रहना होगा। मान लीजिए 10 सवाल आए हैं, आपको उसमें से 8 ही आते हैं, तो ये मत सोचिए कि हमें 2 नहीं आते, अब उसका क्या होगा। जो 8 आते हैं कम से कम उसको करिए, और इतने अच्छे से कर दीजिए। कई बार होता है कि हमें हमारी जो खामियां होती हैं, हमारी जो अच्छाइयां होती हैं, जो हमारी खूबियां होती हैं, हम उसको इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं कि किसी का ध्यान हमारी कमी पर नहीं जाता। तो उसी तरह वो एग्जाम में भी बात होती है। मान लीजिए 10 में से 8 आते हैं, तो उन आपको 8 को इतना सुंदर सजा के व्यवस्थित तरीके से लिख दीजिए। और उसको शीट में भी एक खास बात ध्यान रखनी होती है। जब हम छोटे होते हैं, जब यानी मैं अपने एग्जाम दे रही होती थी, तब इतना शायद नहीं समझ में आता है, तो लेकिन ऐसा करना है कि एक शीट में दोनों साइड थोड़ी जगह छोड़ के सिलसिलेवार तरीके से जो जवाब पहले आता है उसमें भी क्रमबद्ध तरीके से जवाब दीजिए। और जैसे हम किसी बात को कहते हैं, तो हमें बात सामान्यतः ऐसे नहीं समझ में आती, लेकिन अगर हम उसको उदाहरण देकर समझाते हैं तो वो बात अच्छी तरह समझ में आती है। अगर आपके जवाब को सपोर्ट करते हुए आपके पास कोई उदाहरण है, वो दीजिए। और ऐसे ही होता है, आप कोई कहानी सुन लेते हैं, वो बात नहीं समझ में आती, लेकिन अगर उसकी पिक्चर आपके सामने कोई वो वीडियो फॉर्म में बताया गया हो या उसकी पिक्चर प्रेजेंट की गई हो, तो वही बात आंसर के संदर्भ में भी होती है। अगर आप उसका कोई डायग्राम बना देते हैं, आप उसका कोई मैप बना देते हैं, तो वो आपके आंसर को सपोर्ट करता है। और अब आपको वो ये सब भी ध्यान रखना होगा कि घर पे थे आप, एग्जाम दे रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे, तो जो कुछ भी चाहिए 2 मिनट आपने वीडियो ऑफ किया, आप गए उठा के लिए आए। लेकिन अब एग्जाम के लिए आपको पूरा ध्यान से सोच के जाना होगा। एग्जाम है, क्या क्या लेके जा रहे, पेन पेंसिल कॉपी, और अगर साइंस का एग्जाम है, स्टैटिस्टिक एग्जाम है, डायग्राम्स के लिए आपको स्केल वगैरह जो जो चाहिए उन सब की तैयारी करनी होती है।
नीट एंड क्लीन करना है। और मैथ्स का अगर एग्जाम है तो आप रफ शीट करें, रफ शीट को भी उसके साथ में लगा दें, जिससे सामने जो एग्जामिनर है उनको भी समझ में आएगा कि हमने तैयारी करके अच्छे से वही, ये नहीं कि दिमाग में पूरा नोट डाउन किया और वैसे लिखा है, तो उसकी तैयारी करके रखिए। तो ये कुछ बातें हैं, उनका ध्यान रखना होता है। और एग्जाम में भी आपको ये बात ध्यान रखिए। अब मुझे अपना वक्त याद आता है कि हम लोग स्ट्रेस में आ जाते थे, कि कुछ बच्चों की आदत होती है वो लिखे जा रहे और जैसे ही वो कहते थे कि सर एक शीट, तो सारे बच्चे देखते थे कि अरे इसने इतना कर लिया, अब ये दूसरी शीट पर आ गया। वो तनाव देने का, लेने का तरीका होता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है आपने जो लिखा है वो कितना अच्छे तरह से लिखा है। अगर कोई बढ़ा चढ़ा के लिख रहा है, वो जो अपना काम कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन आपको उससे स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको जो आंसर जितना आता है, कम शब्दों में भी अगर आपने अपनी बात समझा दी है तो वो बात आपकी वहां तक पहुंच जाएगी। तो हर जवाब को आपको ध्यान में रखे इस तरह करना। और जैसा कि हम ऐसे टाइम में हैं कि पुराने टाइम में तो ऐसा होता था, माँ बाप टास्क दे देते थे या पेरेंट्स कह देते थे, या हम खुद इतने स्ट्रेस में रहते थे कि एग्जाम है। लेकिन आज के टाइम में बच्चों के लिए तो मुझे लगता है सबसे अच्छी बात यह, जब हमारे प्रधानमंत्री इस पर चर्चा कर रहे हैं और वो खुद कहते हैं बी एग्जाम वॉरियर नॉट वॉरियर। आप मतलब योद्धा बने, चिंतक नहीं बने, उसके बारे में बात करिए। और एक बड़ी खूबसूरत सी बात ये है कि बच्चों के लिए कहते हैं कि एग्जाम तो बच्चों का फेस्टिवल है। जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, आपका फेस्टिवल है, सेलिब्रेट करिए, उसके लिए तैयारी करिए। जिस तरह दिवाली आने वाली होती है, होली आने वाली होती है, तो हम लोग उसके कई दिनों से पहले तैयारी करते हैं ना, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो आपको भी बस उसी तरह कुछ दिन पहले से तैयारी करनी होती है। और एक बात और सबसे जो अहम है, वो बच्चों को ये जाननी चाहिए। अभी आप शायद ये समझने के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन और आपने कोरोना टाइम्स में, क्योंकि हम जिस वक्त में रह रहे हैं, जिस एक्सपीरियंस से निकल कर आए हैं, तो उसको देखते हुए ये समझना चाहिए कि अब हमने ये रियलाइज कर लिया कि लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं है, जिंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है। कोई एग्जाम है, मैं डिस्करेज नहीं करना, ये कह रही हूँ चाहिए आप मौज करिए, कुछ पढ़ाई लिखाई इतनी जरूरी नहीं है। लेकिन कोई भी माँ बाप, उनके लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। आप अगर कम मार्क्स ला रहे हैं, ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं, आप अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही रहोगे। आप बस उनका दिल सिर्फ पढ़ाई करके रख सकते हो। आप कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो उस पे है, आपके मार्क्स इतने मायने नहीं रखते। आपने कितनी शिद्दत से उनकी बात रखी और आप खुद कितना ऑनेस्ट थे। और सबसे अहम इसमें यह है कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं। मुझे आदत है हम लोग अपने वक्त में, क्योंकि अब तो कंपटीशन भी बढ़ गया है, अपने वक्त में खुद के लिए चैलेंज रखते थे। मुझे लगता था कि तब जो टॉप करते थे उनका नाम अखबार में आता था, तो मेरा ड्रीम था मेरा नाम अखबार में आए। या स्कूल बोर्ड में सबसे ज्यादा जिसके मार्क्स होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। तो इस तरह के आपके अपने कुछ टारगेट होंगे, आप कुछ बनना चाहते होंगे। हो सकता है इस एग्जाम को टॉप करना आपका मकसद नहीं होगा, लेकिन आप कुछ बनना चाहते होंगे, तो उसका जरिया यानी ये रास्ता ही है। जैसे मैंने सोचा था अखबार में नाम आएगा, मैं बहुत मेहनत करूंगी और टॉप करूंगी, नहीं हुआ। मैंने सोचा था मैं अपने स्कूल में टॉप करूंगी, बोर्ड में नाम आएगा, नहीं, कुछ मार्क्स से रह गई। लेकिन ऐसे शॉर्ट गोल करते करते फिर हाँ जो चाहती थी वो किया। तो आपको अपने लिए देखना है, आप अपने लिए टास्क रखें, क्योंकि जो कर रहे हैं आप अपने लिए करें। पेरेंट्स तो नो डाउट खुश होंगे, वो आपके माँ बाप हैं, वो आपके से हर स्थिति में खुश होंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन आप क्या करने चाहते हो लाइफ में, उन सबका ये जरिया है और मौके आपको जिंदगी बार बार देती है। इसलिए एग्जाम को लेकर कोई हवा नहीं क्रिएट करना है। कोई ऐसा नहीं है कि यही पहला और यही आखिरी मौका है। तो आपको तैयारी करनी है और उसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, आपको ये कर देना वो कर, आपको सिर्फ बैठ के एक जगह पढ़ना ही है। तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात अब यही है कि उनको ये समझ में आ जाए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या फर्क था। अब वो वापस पुराने टाइम में आ गए जहां हमको वापस स्कूल में जाकर लिखना होगा। और ऑल द बेस्ट है बच्चों के लिए। याद रखिए लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं है, ये तो आपका एक पड़ाव आया है। पढ़ाई करिए और शिद्दत से लिखिए जो कुछ भी आता है। जी धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बताया बच्चों को। मुझे बहुत अच्छा लगा पॉइंट जो आपने हमें बताए कि माँ बाप अपने बच्चों की बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए उनके मार्क्स से ज्यादा इस चीज की अहमियत होती है कि वो कितना सिंसियरली अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं और उनका मन इसी से खुश हो जाता है।
वो मार्क्स की नहीं परवाह करते कि आपके बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, उनके बच्चों के वो टॉप कर रहे हैं नहीं। उनके लिए उनके बच्चे का एक एक मार्क इम्पोर्टेंट है, उनके बच्चों ने मेहनत की ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई मैम। मैम आपने ये बहुत अच्छा बताया कि आप एग्जाम को फेस्टिवल की तरह लें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वाकई, अगर बच्चे इसको ये समझे कि ये फेस्टिवल है हमारे लिए और इसकी तैयारी करे, तो वाकई वो इससे डरेंगे नहीं बिल्कुल। जिस तरीके से फेस्टिवल में कोई स्ट्रेस थोड़ी ना होता है, हमें बहुत खुश होकर हम उसे एंजॉय करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे ही वो अपने सब सब्जेक्ट को एक फेस्टिवल की तरह ही ले कि आज हमारा फिजिक्स का पेपर है, आज मैथ्स का पेपर है, तो एंजॉय करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। बहुत अच्छा, इससे बच्चों का बहुत मन, मुझे लगता है उनको खुशी हो रही होगी कि वाकई कोई टेंशन की बात नहीं है ये। मैम आपने एक चीज ये बहुत अच्छी कही बच्चों को कि मेरा अपना बेटा ही अभी प्री बोर्ड की एग्जाम देके आया है, तो मैम मुझे बोलता है कि मम्मी मैंने आज 6 शीट ली। तो मुझसे सब बच्चे पूछने लगे कि इतनी सारी शीट्स क्यों ली, वो बच्चे डर गए बिल्कुल। मैम बिल्कुल सही, कोई दूसरा बच्चा ज्यादा शीट लेता है तो घबराहट हो जाती है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। और आपने बहुत अच्छा कहा, ज्यादा शीट लिखने से कुछ नहीं होता है, नहीं उससे मार्क्स ज्यादा नहीं आने, आपने क्या लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, उस पर मार्क्स आपको मिलने हैं। और मैम एक सबसे अच्छी चीज जो आपने ये बताई कि आप अपने जितना आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से करो। 8 क्वेश्चन को अच्छे से कर दो, 2 छोड़ दे कोई बात नहीं। हम ये बच्चों को शायद इससे बहुत अच्छा मिलेगा कि वाकई आपने बहुत अच्छा उनको बताया है मैम। मैम और आप कुछ और कहना चाहिए? कहीं कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपको सुनना। जी, कोई बच्चे कुछ उनके सवाल हो अगर वो पूछना चाहें तो। ठीक है मैम, मैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉल डायरेक्टर सर कि वो अपने विचार रखें। नमस्कार। आज जब हम इस परिचर्चा का आयोजन कर रहे थे तो सुबह क्लास 12th के कुछ बच्चे मेरे पास आए और ग्रुप में थे वो लोग, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या 3 घंटे में हम पूरा पेपर कर पाएंगे, क्योंकि उनको 3 घंटे का टाइम अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत कम लग रहा था। तो इसके बारे में बच्चों की तरफ से मेरा ये क्वेश्चन है आपको कि 3 घंटे के टाइम में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं देख रही हूँ सब बच्चे क्लासरूम में आ गए हैं और ये जिस भी उम्र के बच्चे, सब बच्चे मूवीज तो देखते ही होंगे। आप देखते होंगे बच्चों, एक 3 घंटे की मूवी होती है, उसमें शुरू होती है तो कहानी में इंट्रोडक्शन भी होता है, हीरो हीरोइन का होता है या जो उनकी फैमिली होती है उनका इंट्रोडक्शन होता है, कहानी शुरू होती है, कुछ पार्ट में कहानी शुरू होती है, फिर कुछ पार्ट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर किसी पार्ट में उसका हल समझ में आता है और लास्ट में आता है क्लाइमेक्स। जब 3 घंटे में एक पिक्चर पूरी हो सकती है, आप खुशी खुशी घर आ सकते हैं, इसमें पूरा कंटिन्यूएशन दिखा सकते हैं। तो वैसे ही एग्जाम के लिए है और 3 घंटे मुझे लगता है पर्याप्त समय है आंसर लिखने का। और जिस तरह जो फॉर्मेट है जो सवालों का, वो उसी हिसाब से बनाया गया है कि आप 3 घंटे में लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन के लिए तो पूरा वक्त निकाल दिया, फिर उसके बाद मान लीजिए 10 सवाल है तो आपने एक तो के लिए पूरा इतना आधा पौन घंटा दे दिया और बाकी के लिए आपको टाइम नहीं मिला। ऐसा नहीं करना है, वही करना है जैसे मैंने बताया कि आपको अगर 10 सवाल आते हैं तो आप शुरू में ही उसको पहले ठंडे दिमाग से पूरा पेपर पढ़ेंगे, सवाल जो आते हैं उन पे टिक कर लेंगे, हाँ हाँ ये सवाल मुझे आता है। और अगर ऐसा भी है कि मतलब मैंने बताया 8 सवाल आते हैं तो उन 8 सवाल पे टिक कर लेंगे। अगर मान लीजिए 20 सवाल हैं, उसमें 10 अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको 20 आते हैं, तो फिर उसमें से भी आप चूज कर लेंगे कि मैं अपनी पसंद के 10 सवालों का जवाब दूंगी। और उस 10 में से फिर आप टाइम बांट लीजिए, एक सवाल को आप इतना देंगे और टाइम बांटने में भी इतना वक्त छोड़ दीजिए कि हाँ कुछ रहता है तो उसको पूरा कर लेंगे। तो खुद से आपको ये मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि पर्चा जो है, वो जो पेपर है, वो तो बनता ही इसी आधार पर कि आप इतनी देर में आप उसको अटेम्प्ट करके लिख सकते हैं। तो वैसे ही आपको टाइम मैनेजमेंट या टाइम बांटना, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कैसे करेंगे। और 3 घंटे बड़े आराम से कर सकते हैं, बल्कि कुछ लोग जो पहले पेपर छोड़ के चले जाते हैं तो भी हमें तनाव हो जाता है कि यार इतनी जल्दी कैसे लिख दिया। तो ये आप पर है कि आपको और इतना भी वक्त मिल जाता है कि आप उसको बाद में और थोड़ा सुसज्जित कर सकते हैं, तो वो भी कर लेंगे। जी
एक बच्चों का जो मेन कंसर्न आज की डेट में आ रहा है कि लास्ट टाइम प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो इस लास्ट टाइम प्रिपरेशन के बारे में मैम हम आपकी राय जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आप इस बारे में बताइए। ये लास्ट टाइम प्रिपरेशन भी अगर आप फेस्टिवल की तरह देख रहे हैं तो फेस्टिवल में जो लास्ट टाइम शॉपिंग होती है, आप इसको उससे रिलेट कर लीजिए। लास्ट टाइम प्रिपरेशन के भी अपने दिन कुछ खासियत होती है। जैसे मुझे याद है, हम लोग को रात में पढ़ने का बहुत शौक था कि हम दिन में ऐसे सोचते थे रात में सब लोग सो जाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, और अपना बिस्तर अलग लगा लेते थे और चाय बना के रख लेते थे कि रात में तैयारी करेंगे, रात में पढ़ेंगे। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए, जिस वक्त आपके घर में आपको सबसे ज्यादा सुविधा है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और उसी वक्त उस हिसाब से लास्ट मोमेंट में आप अपनी नींद भी, ऐसा नहीं है कि अपना पूरा ताकत झोंक दीजिए, आपको सिर्फ पढ़ना है, आप नींद नहीं ले पा रहे हैं। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी की किताब थी एग्जाम वॉरियर्स, और किसी भी जगह आप किसी काउंसलिंग में या कैसे भी चल जाए तो ये बात जरूर बताते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह अपने आप को पढ़ाई पे ही समर्पित कर देना। आपके जो मेंटल हेल्थ है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा घूमिए फिरिए, फ्रेश माइंड से तैयारी करिए। तो लास्ट टाइम के लिए ऐसा है कि आपने जो कुछ भी तैयारी कर ली, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, घूमिए फिरिए, अपनी पसंद का काम करिए, फिर आके सोचिए कि हाँ अब क्या करना है। और इस रात की पढ़ाई का या लास्ट मोमेंट की पढ़ाई का भी अपना चार्म होता है। ये सब जब ये इस दौर से निकल जाएंगे तब ये याद करेंगे। अब क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम अब बिल्कुल नजदीक हैं, हार्डली एक मंथ का टाइम है, तो जो हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं उनका एक कंसर्न ये है कि क्या कैरियर ऑप्ट करें, क्या कैरियर चूज करें। क्योंकि बोर्ड एग्जाम ओवर होने के बाद उनको जिंदगी के फील्ड में उतरना है, लाइफ में उतरना है। और स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स मेरे से, ये गर्ल स्टूडेंट्स मेरे से ज्यादा क्वेश्चन पूछती हैं कि सर हमारे लिए क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं लाइफ में। अभी 12th तक तो बच्चा बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसको करियर के बारे में इतना आइडिया नहीं होता। जहां माँ बाप ने जिस स्कूल में एडमिशन कराया वो उस स्कूल में पढ़ने आ गए, जिस टीचर ने उन्हें जो समझाया वो उन्होंने समझ लिया। लेकिन अब जो स्टेज है उन्हें अपना डिसीजन खुद लेना है, अब उन्हें अपना कैरियर खुद चूज करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप बताएं कि अपनी अंदर की काबिलियत को पहचानते हुए कैसे कैरियर चूज करें ताकि पूरी लाइफ हमारी अच्छे से निकले। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब लोग सोचने लगे हैं, बच्चे सोचने लगे हैं हमें क्या करियर ऑप्ट करना है, हमें क्या करना है। कंपटीशन बढ़ गया है, लोग बढ़ गए हैं, और अपने आसपास जो देखते हैं। एक वक्त ये भी था जब लड़कियों को इतना इल्म नहीं होता, जब मालूम था कि हाँ 12वीं पास हो जाएगी या ग्रेजुएशन कर लेगी तो शादी हो जाएगी। तो अब हर कोई कुछ बनना ही चाहता है, ये एक अच्छी बात है। कम से कम सब में इतना अवेयरनेस आई है, या सब के ख्यालात इतने वो हुए हैं कि वो अपने लिए कुछ चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ पढ़ाई करवा दी, माँ बाप ने पढ़ाई कर ली, शादी करवा दी तो कर ली। अब खुद के लिए भी उनकी कुछ एस्पिरेशंस हैं तो वो कुछ करना चाहते हैं। इसमें मेरी व्यक्तिगत राय या मेरा पर्सनल सजेशन तो ये है कि आप जो करना चाहते हैं, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो अपनी काबिलियत के हिसाब से चुनिए। उस फील्ड में कंपटीशन कितना है उसके हिसाब से देखिए, अपनी संभावनाएं देखिए, आप जहां रहते हैं या जहां से निकल सकते हैं। अब मान लीजिए हम गाजियाबाद में रहते हैं, कोई ऐसा करियर ऑप्ट करें जिसमें हमें मुंबई जाना होगा या कहीं पुणे जाना होगा, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसके कितना संभावना है कि आप उसको आगे तक परस्यू कर पाएंगे, वो सोच के। और एक बात ये जरूर है, ग्रेजुएशन जरूर करिए। कई बच्चे 12th के बाद ही कुछ ऐसा ऑप्ट कर लेते हैं जिसमें अर्निंग शुरू हो जाती है, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि, और उसमें भी फिर बच्चों में आपस में कंपटीशन हो जाता है कि बताओ आप तो ग्रेजुएशन करें, वो वहां जाके उसका इतने लाख का पैकेज हो गया और वो कमाने लग गया। ऐसा नहीं है, पढ़ाई आपकी जिंदगी में हमेशा काम आती है, इसलिए ग्रेजुएशन आप कम से कम जरूर करें। और उस ग्रेजुएशन को करते वक्त आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, उसी फील्ड का कोई कोर्स। जैसे मैं मास कम्युनिकेशन में अगर मैं ग्रेजुएशन कर लूं, या कोई टेक्निकल फील्ड में जाता है वो बीटेक कर सकता है, बीकॉम कर सकता है। तो उस अपनी पसंद वाले फील्ड से ही आप ग्रेजुएशन करें और उसके बाद आगे के लिए चूज करें अपनी पसंद का। लेकिन अपनी पसंद का देखें, संभावनाएं देखें, आगे क्या कर सकते हैं, आपकी उसमें खुद में कितनी रुचि है,
और हर चीज को ठीक है, मनी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि क्योंकि घर उससे चलता है, लेकिन बाद में आपको ना पछताना पड़े या बाद में ना सोचे ये कर दिया होता या वो कर दिया होता, ये कहने को रह जाता है। लेकिन जिस चीज की दिशा जैसे निर्धारित होती है अल्टीमेटली हमें वही मिलता है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखते हुए अपने करियर को चूज कर सकते हैं। एक 4 लाइन है मैम आपकी ही लिखी हुई कि मैं गहरा नहीं लिखती, डूबने का खतरा है। मैं संजीदा नहीं लिखती, उबने का खतरा है। मैं जो लिखती हूं वो बिल्कुल चलताऊ है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा उपजाऊ है। तो आज एक कवि के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक लेखिका के रूप में जब आप हमसे जुड़ी हैं तो हम आपसे कविता सुनने का मोह नहीं हटा पा रहे हैं। हमें चाहते हैं कि आप अपनी लिखी हुई कोई बहुत अच्छी सी कविता, वैसे तो आपकी सारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो आपकी पसंद हो, जो आपको सबसे अच्छी लगती हो, कृपया वो हमारे बच्चों को सुनाएं। ये आपने मुझे टफ टास्क दे दिया है, मैं थोड़ा सोचती हूँ जी। लॉकडाउन वाली बच्चों जो लॉकडाउन वाली तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चों ने मुझसे बेहतर सुनाई। बिल्कुल मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। लेकिन इन सभी कविताओं का जो आप देखेंगे, ऐसे कोई मैं बहुत बड़ी कवित्री नहीं हूँ, इन सभी कविताओं में भी यही बात है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई बात है। तो इन बच्चों के लिए ये है, ये जो कुछ भी करें उसमें इस बात का ध्यान रखें इनका अपना पुट कितना है, मतलब इनका व्यक्तित्व कितना झलक रहा है। आप बच्चों को मेरी कविताएं सुनाएंगे, बच्चे बोर हो जाएंगे। अरे नहीं जी जी बस जी। ये कोरोना टाइम में लिखा था और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इस दिशा में हम बढ़ पड़े हैं। परत दर परत सब खुलेगा, वहीं पे हमें सब मिलेगा। परत दर परत सब खुलेगा। जैसे धीरे धीरे हम अब नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, हालांकि सावधानियां बरतनी है, अभी भी कोरोना पूरी तरह गया नहीं है, ये उसके लिए ही है। वहीं पे हमें सब मिलेगा। वो नायाब भारत जो थम सा गया था, वो भारत उठेगा, बढ़ेगा, चलेगा। दौड़ेंगे जब वो हंसते खिलखिलाते। इन बच्चों के लिए समर्पित है। इन बच्चों को वापस से हम क्लास में देखेंगे अब, तो वो ही खुशियां वापस लौटेंगी। दौड़ेंगे जब वो हंसते खिलखिलाते, बागों में गूंजे ठहाके चहचहाके। वो गलियां फिर आबाद होंगी और रोशन, वो गलियां फिर आबाद होंगी और रोशन। जहां मोल भाव फिर ठहरेगा के, जहां मोल भाव फिर ठहरेगा के। अब जो है वो हमने विंडोज में अपने फ्रेंड्स को सबको वीडियो कॉल पे देखा है, जूम कॉल पे देखा है। अब उनसे सामने मिलने का वक्त आ गया है। उसके लिए 4 लाइनें हैं। वो यार जो 4 खिड़कियों पे थे आते, सामने ही बैठेंगे गूथेंगे बातें। जरा सा संभल कर चलना है हमको, जरा सा संभल कर चलना है हमको। हमें याद रहे ये सीखी कहानी, हमें याद रहे ये सीखी कहानी। तो इस कोरोना टाइम में हमने जो कुछ भी सीखा है, मुझे लगता है वो हमें जीवन पर्यंत याद भी रहेगा और उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। हमें अहमियत समझ में आई है अपने अपनों की, क्योंकि लॉकडाउन में अपने घर में बंद रह के जब हम उनसे मिलने के लिए तड़पते थे। और इन बच्चों को भी समझ में आएगा जो हमेशा कहते थे कि स्कूल नहीं जाना है, पेट दर्द का बहाना है, कुछ भी करके। अब वो बच्चे तक कहने लगे हैं कि स्कूल जाना है। तो इसने काफी कुछ लोगों को बदला है। तो ये सब चीजें हैं जिनको देखते हुए अब हम जब नॉर्मल सामान्य जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, तो वही बोर्ड एग्जाम का मौसम जो हमारे सामने आया है उसकी तैयारी करें। ठीक।
जी धन्यवाद आप के इतने अच्छे संबोधन के लिए, उद्बोधन के लिए। सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे, मैं देख रहा था एक एक बच्चे को यहाँ से। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस परिचर्चा में। और आशा करते हैं कि जैसे जैसे ये बंधन खुलेंगे और स्थितियां सामान्य होंगी, हम आपका स्वागत अपने स्कूल में भी कर पाएंगे। और एक पर्सनल मीटिंग हम आपके साथ एक पर्सनल मीटिंग अरेंज करना चाहेंगे, बिल्कुल आपको इनवाइट करेंगे स्कूल के लिए। और आज की मीटिंग के लिए हमारे होस्ट, दोस्त, मेंटर, मित्र रोहित सरदाना जी ने जो एफर्ट्स किए उनके लिए उनको भी धन्यवाद है। और आपको भी धन्यवाद है कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला, हमारे बच्चों को संबोधित किया। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू मैम।